हेलो फ्रेंड्स, पीएफ ट्रांसफ़र एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एक पीएफ मेंबर को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमारे जो पीएफ का फ़ंड होता है हमें उसे भी ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। अगर इस पीएफ के फ़ंड को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो एज अ पीएफ मेंबर हमें उससे क्या लॉस हो सकता है, अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो एज अ पीएफ मेंबर हमें उससे क्या बेनिफिट होता है, पीएफ का फ़ंड ट्रांसफ़र करने का क्या प्रोसेस है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीएफ ट्रांसफ़र इन डिटेल, और इसको देखने के बाद पीएफ ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहने वाला। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं पीएफ ट्रांसफ़र के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग और मैं हूं आपका होस्ट और फ्रेंड नीरज। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे मैं लाता रहता हूं एम्प्लॉय बेनिफिट्स रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो। अगर आप इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स so that they can also get the benefit from this video. And please don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my next video. So friends, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, आज का हमारा टॉपिक है पीएफ ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स, पीएफ ट्रांसफ़र एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हर एक पीएफ मेंबर को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो पीएफ का फ़ंड होता है हमें उसे भी ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। अगर हम अपने इस पीएफ फ़ंड को ट्रांसफ़र नहीं करा रहे हैं तो हो सकता है कि हम कई तरीके के लॉसेस को फेस कर सकते हैं, और अगर हम इस फ़ंड को ट्रांसफ़र करा लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों पीएफ ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, पीएफ ट्रांसफ़र का कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे, और कुछ एम्प्लॉयज़ के क्वेरीज़ होते हैं उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद पीएफ ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा, और इन केस अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन टू दैट। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन डिटेल पीएफ ट्रांसफ़र के बारे में थ्रू अ प्रेजेंटेशन। Hello friends, let's understand everything about EPF transfer in detail. When to do EPF transfer? EPF transfer करना तब ज़रूरी होता है जब आपने एक कंपनी से स्विच करके दूसरी कंपनी ज्वाइन की। दो अलग अलग कंपनीज़ में दो अलग अलग आपके मेंबर आईडीज़ बन जाते हैं। यूएन नंबर सेम होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सेम होगा फ्रेंड्स, बट आपके मेंबर आईडीज़ अलग होंगे। नाउ पहले वाली कंपनी की मेंबर आईडी से जो फ़ंड होगा वो ट्रांसफ़र कर आपको दूसरे कंपनी की मेंबर आईडी में ले जाना होगा। इसका मतलब है अगर आपके पास एक से ज़्यादा मेंबर आईडीज़ हैं तो आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नाउ फ़ंड ट्रांसफ़र क्यों करना चाहिए? वाई EPF ट्रांसफ़र इज़ इम्पॉर्टेंट? सो इसके 4 रीज़न्स हैं। हम डिटेल में भी उन रीज़न्स को देखेंगे। फर्स्ट आई विल जस्ट रीड आउट। फर्स्ट इज़ कंटिन्यूड इंटरेस्ट अर्निंग ऑन टोटल कॉर्पस। सेकेंड, ईजी टू विड्रॉ मैक्सिमम फंड इन इमरजेंसी थ्रू पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी। Third is saving TDS during withdrawal, and fourth is affects eligibility for monthly pension post retirement. आइए इन सारे जो बेनिफिट्स हैं EPF ट्रांसफ़र के उसको वन बाय वन समझते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट इज़ EPF इंटरेस्ट अर्निंग बेनिफिट ऑन ट्रांसफ़र। आइए समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने एक कंपनी ए में वर्क किया फॉर 3 years फ्रॉम 2010 से लेकर 2013 तक। उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया कंपनी बी जहाँ पे आपने वर्क किया फ्रॉम 13 to 2017, एंड देन यू ज्वाइन कंपनी सी वेयर यू वर्कड और यू आर स्टिल वर्किंग सिंस 2017। अब यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो EPF में जो इंटरेस्ट का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे पहली कंपनी का हम लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे कंपनी ए में मान लीजिए आपने 3 years वर्क किया और मान लीजिए आपने अपने फ़ंड को कंपनी ए से कंपनी बी में ट्रांसफ़र नहीं किया, तो उसमें आपको क्या लॉस होगा दोस्तों? उसमें लॉस ये होगा कि जो ये फ़ंड यहाँ पर आपका है इस वाले पर्टिकुलर पीएफ मेंबर आईडी में, इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ 3 सालों तक मिलेगा। जी हाँ, पीएफ का रूल ये है कि जिस ईयर में आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन गया है जिस पर्टिकुलर मेंबर आईडी में, वहाँ से लेकर उसके नेक्स्ट 3 years तक ही आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर अकाउंट में, क्योंकि उस अकाउंट में अब कंट्रीब्यूशन जाना आपका बंद हो चुका था।
राइट। तो ये अकाउंट पीएफ की नज़रों में डेड हो चुका है। अब डेड हो चुका है तो पीएफ केवल उसको नेक्स्ट 3 ईयर तक उस पर इंटरेस्ट देगी, उसके बाद इंटरेस्ट देना बंद कर देगी। आपके फंड का कोई लॉस नहीं होगा, फंड कहीं नहीं जाएगा, फंड आपको मिल जाएगा बाद में भी, बट हाँ इंटरेस्ट का लॉस आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस आईडी पे आपको इंटरेस्ट सिर्फ 2016 तक मिलेगा। नाउ अगर आपने इस फंड को यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया होता तो इस वाले कंपनी को जब आप छोड़ देते तो आपको तभी भी इस पे इंटरेस्ट मिलता रहता 2020 तक, क्योंकि यहाँ पर आपने रिज़ाइन किया है 2017 और 2017 से लेकर नेक्स्ट 3 इयर्स होते हैं 2020 तक, यानी कि इस वाले पर्टिकुलर मेंबर आईडी पे आपको 20 तक इंटरेस्ट मिलेगा। तो अच्छा ये होता कि आपने इस यहाँ से फ़ंड को यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया होता, राइट। उसी तरीके से जब आप यहाँ के फ़ंड को यहाँ ट्रांसफ़र कर लोगे तो यहाँ पे जब तक आप वर्क कर रहे हो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम प्रीवियस जो कंपनी का जो फंड जितना भी एक्यूमुलेट वहाँ पे हुआ है, अगर हम वहाँ से उसको अपने नेक्स्ट कंपनी में ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे तो हमें टोटल कॉर्पस पे हमेशा कंटिन्यूड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और ईपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो आपको पता ही है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट। ईपीएफ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 8.65% का प्रिवेलिंग इंटरेस्ट है। अगर ये आगे चल के रिड्यूस भी होता है तभी भी इट इज़ बेटर देन एनी अदर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। सेफ़ इन्वेस्टमेंट इसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट भी है अच्छा है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र करते चलें ताकि आपका इंटरेस्ट लॉस ना हो, आपका फ़ंड एक डेड अकाउंट में ना पड़ा रह जाए जहाँ पे उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाए। तो दिस इज़ योर फर्स्ट बेनिफिट। Always try to transfer your fund as soon as possible so that you will keep on earning the interest on your corpus. Now अगर हम next benefit पे चलते हैं तो next benefit है maximum withdrawal का। कंपनी ए में मान लीजिए सेम एग्जांपल पे ही हम फिर से डिस्कशन करते हैं। कंपनी ए में आपने 3 इयर्स वर्क किया फ्रॉम 2010 to 13 और मान लीजिए वहाँ पे आपने 50,000 रुपीज़ एक्यूमुलेट किया, जमा हो गया आपका। नाउ कंपनी बी में आप गए, वहाँ पे आपने 4 इयर्स वर्क किया फ्रॉम 13 to 17, वहाँ पे आपने 60,000 रुपीज़ एक्यूमुलेट किया। एंड सी में फिर आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग, वहाँ पे 90,000 आपके हो चुके हैं। अब पीएफ का जो विड्रॉल का जो सिस्टम है, अगर आपको पता है तो इट्स ओके, अगर नहीं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाया है पीएफ पार्शियल विड्रॉल पे। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पीएफ का पार्शियल विड्रॉल के क्या रूल्स होते हैं, कितना आप निकाल सकते हैं, किस रीज़न के लिए कितना मिलता है। एवरीथिंग इन डिटेल आई हैव मेंशन एंड ऊपर आई बटन पे आपके पास लिंक भी उसका आ चुका है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। तो पीएफ का जो पार्शियल विड्रॉल होता है उसके तहत आप कुछ अमाउंट ही निकाल सकते हैं, वो भी अपने करंट कंपनी यानी करंट मेंबर आईडी से। तो पीएफ का जो पार्शियल विड्रॉल है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि आपका जो करंट अकाउंट है यानी जो करंट कंपनी का जो पीएफ अभी चल रहा है आप उसमें से ही विड्रॉल कर सकते हैं। और जब आप विड्रॉल के लिए जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन तीनों खुल जाएंगे, यानी जितने भी आपके प्रीवियस मेंबर आईडीज़ भी हैं, करंट मेंबर आईडी, वो सबके ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। लेकिन सबके फ़ंड आपको अलग अलग विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम पीएफ पार्शियल विड्रॉल कर सकें तो ये सारे फ़ंड इकट्ठा होना ज़रूरी है। दे शुड बी इन द सेम बास्केट। तो अगर आपने ये सारे फ़ंड को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया होता तो आपके पास 2 लाख रुपए होते विड्रॉ करने के, जिसमें से कि आप जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है 50%, 60%, 70% एज़ पर द नीड आप विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, ये सारे आपके जितने भी फ़ंड हैं ये स्कैटर्ड हैं। आप इसमें से कुछ परसेंट निकाल सकते हैं, फिर आपको दोबारा इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। तो इट इज़ मोर हैसल फॉर यू कि आपको अलग अलग पीएफ अकाउंट से फ़ंड निकालना पड़ रहा है और आप मैक्सिमम फ़ंड नहीं निकाल पाएंगे। जैसे प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे आप मैक्सिमम फ़ंड नहीं निकाल पाएंगे, बट करंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर जो आपका लेटेस्ट पीएफ अकाउंट चल रहा है उससे आपको मैक्सिमम फ़ंड विड्रॉल की बेनिफिट मिल जाती है। So it is always advisable that all the funds of your previous PF member IDs should always be merged with your latest member ID so that you can get the benefit of maximum partial withdrawal in case of any emergency, right? So ये आपका second benefit हो गया। So next benefit is saving TDS during withdrawal। देखिए PF का जो फंड होता है
वो नॉर्मली नॉन टैक्सेबल होता है। ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट माना जाता है, यानी कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट, जब इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट, और जब आप इसको फाइनली विड्रॉ करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट। तो पीएफ में इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट कैटेगरी का है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर पीएफ का विड्रॉल टैक्सेबल हो सकता है। वो केसेस क्या हैं? 2 कंडीशंस अगर अप्लाई हो गए तो आपका पीएफ का विड्रॉल टैक्सेबल हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, जो आपका टेन्योर है, जो आपकी सर्विस ड्यूरेशन है, दैट इज़ लेस देन 5 years, एंड सेकेंड, जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं दैट इज़ मोर देन 50,000। तो अगर हम कंपनी ए का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने कंपनी ए में वर्क किया और हमने इसके फ़ंड को ट्रांसफ़र नहीं कराया और अब इस फंड को हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये ऑब्वियसली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 3 years यानी कि 5 years से कम टेन्योर है, एंड अमाउंट इज़ ऑल्सो 50,000, यानी दोनों कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो गए, तो ये फ़ंड आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कंपनी बी के टेन्योर की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो लेस देन 5 years एंड अमाउंट इज़ अगेन मोर देन 50, तो ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी मेंबर ने इस फंड को ट्रांसफ़र करा लिया होता, यानी कि इसको यहाँ कर लिया होता, तो यहाँ पर इसका जो टेन्योर है वो 7 years हो गया होता, तो ये नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाता। उसी तरीके से अगर हम अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे तो हमारा टेन्योर ऑफ सर्विस, यानी जो नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्विस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा जो विड्रॉल है वो नॉन टैक्सेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बेनिफिट है पीएफ ट्रांसफ़र का वो है एलिजिबिलिटी फॉर मंथली पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट। नाउ व्हाट इज़ दिस मंथली पेंशन? अगर आप पीएफ के मेंबर 10 years तक रहते हैं तो आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन ईपीएस अकाउंट में आपके गया है, देखिए पीएफ में जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उसका कुछ पार्ट चला जाता है आपके ईपीएफ में और कुछ पार्ट चला जाता है आपके ईपीएस में। तो यहाँ पर जो ईपीएस वाला जो आपका पार्ट है, हमें ये देखना है कि ईपीएस का पार्ट आप कभी विड्रॉ ना करें। अगर आप ईपीएस का पार्ट विड्रॉ कर लेते हैं तो जितने टेन्योर आपने काम किया था वो आपका ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 3 years काम किया और 3 years में जो भी फंड आपका एक्यूमुलेट हुआ, कुछ पीएफ में हुआ, कुछ ईपीएस में हुआ। पीएफ वाला अगर आप विड्रॉ भी कर लेते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ईपीएस वाला अगर आप विड्रॉ कर लेंगे तो ये 3 years की सर्विस का जो बेनिफिट है ये आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप ये 3 years का जो ईपीएस का जो आपका फ़ंड है वो आप विड्रॉ ना करें, बल्कि अपना जो आपका जो सर्विस ड्यूरेशन है उसको आप ट्रांसफ़र करा लें। ठीक है, जब आप ट्रांसफ़र करा लेंगे और यहाँ पे 4 years आप काम कर लेंगे तो आपका टोटल टेन्योर फॉर कैलकुलेटिंग फॉर द पर्पस ऑफ मंथली पेंशन वो 7 years बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने ईपीएस का फ़ंड विड्रॉ नहीं किया। और जब यहाँ पे 7 years तक करने के बाद आप इसको भी आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये टोटल 7 + 3 मिलकर 10 years हो जाएगा, यानी कि 3 अलग अलग कंपनीज में काम करने के बाद आपका 10 years कंप्लीट हो जाता है और आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको अपने ईपीएस वाले पार्ट को कभी भी विड्रॉ नहीं करना है। तो इसलिए भी पीएफ ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। नाउ पीएफ ट्रांसफ़र जब आप करते हैं तो आप अपने फ़ंड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी पीएफ फ़ंड को भी, और साथ में आप अपने ईपीएस का जो सर्विस ड्यूरेशन है उसको भी आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें एम्प्लॉइज़ वन कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, बीच में उनके कुछ गैप हो जाता है 50-60 डेज़ का, और वो क्या करते हैं अपने जितना भी फ़ंड है उनके पीएफ अकाउंट में, चाहे वो पीएफ हो ईपीएस हो, वो सारा का सारा निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको जितना टेन्योर भी आपने उस पर्टिकुलर कंपनी में काम किया है उसका बेनिफिट आगे नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप ज्वाइन करोगे वहाँ से आपका फ्रेश आपकी काउंटिंग शुरू होगी नंबर ऑफ़ ईयर्स की, और अगर आप आगे चल के 10 years कंप्लीट कर लेते हैं एज अ मेंबर ऑफ़ पीएफ तो आपको मंथली पेंशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। बैक डेट में जो आपने वर्क किया था वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आपने अपने ईपीएस का फ़ंड भी विड्रॉ कर लिया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पीएफ को ट्रांसफ़र कराएं, अपने सर्विस ड्यूरेशन को भी ट्रांसफ़र कराएं और मंथली पेंशन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को कंटिन्यू रखें। तो फ्रेंड्स, अगर हम पीएफ ट्रांसफ़र की बात करें उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म क्या है। तो ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म कुछ इस तरीके से वर्क करता है, जैसे कंपनी और एम्प्लॉई 2 पार्टीज़ हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं।
कंपनी 12% कर रही है, एम्प्लॉय भी 12% कर रहा है और एक फ़ंड जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब ये फ़ंड या तो ट्रस्ट में चला जाता है जो कि कंपनी का होता है, या फिर वो EPFO के पास चला जाएगा। ट्रस्ट के पास वो कब जाएगा? ट्रस्ट के पास तब जाएगा जब कंपनी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हो, यानी कि कंपनी ने अपने आप को एग्जेम्प्ट कर रखा है और कंपनी PF का जो भी कंट्रीब्यूशन है अपना और एम्प्लॉय का वो खुद अपने पास अपने ट्रस्ट में ही मेंटेन कर रही है। अनएग्जेम्प्टेड कंपनी यानी कि जो PF के साथ ही है तो उसे हम कहते हैं अनएग्जेम्प्टेड कंपनी, और वो पैसा पूरा का पूरा EPFO में जमा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन। फ़ंड ट्रांसफर करना है तो वो कई केसेस उसके हो सकते हैं, जैसे आपकी पिछली कंपनी हो सकता है अनएग्जेम्प्टेड थी, नेक्स्ट कंपनी में अनएग्जेम्प्टेड है, या फिर हो सकता है प्रीवियस कंपनी आपकी एग्जेम्प्टेड थी यानी ट्रस्ट टू अनएग्जेम्प्टेड आपको लाना है अपना फ़ंड, या फिर आपको हो सकता है अनएग्जेम्प्टेड कंपनी जो कि आपकी प्रीवियस थी से आपको ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करना है, या फिर आपको ट्रस्ट टू ट्रस्ट ट्रांसफ़र करना है। तो ये जितने भी ट्रांसफ़र हैं आजकल सारे ऑनलाइन हो जाते हैं। ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और वो प्रोसेस में आगे जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है उसमें पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आपको अपना PF का फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है। सो नाउ आई विल शो यू द कंप्लीट फंड ट्रांसफ़र प्रोसेस इन द EPFO portal, and after that there are certain queries of the employees and PF members जो मेरे पास आए हैं, तो one by one I will give you the complete answers to all those queries. We have come to the Google's home page. Here we will type member home. We'll get the link. We'll click on this link, member home. Now here we get the sign in page. Here we will put members UAN, members password and the CAPTCHA. So friends, after signing in we will get this kind of interface. Here you will see all the members personal details like member profile, and you have various tabs on the top. Now friends, as we have to do the fund transfer, so we have to go to online services. लेकिन फ़ंड ट्रांसफ़र करने से पहले हमें अगर ये चेक करना है कि जिस मेंबर का हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस मेंबर का पासबुक हमें चेक करना ज़रूरी है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि इस UN से उसके कितने PF फंड्स नंबर से लिंक्ड हैं. सो वी विल गो टू द व्यू सेक्शन एंड वी विल क्लिक ऑन पासबुक. Here we will again enter the member's UN number and we'll click on login. Now as we have logged into this member's account, here we can see there is a drop down list और यहाँ पर 4 PF accounts दिख रहे हैं इस member के. अगर हम इस पर क्लिक करते हैं one by one, we will see the details of this member. In the first PF account, this member is having this much of fund. In the second PF account, this member is having this much of fund. In the third PF account, there is no fund. इसका मतलब है ये फंड मेंबर ने ट्रांसफ़र कर लिया होगा, तभी ये यहाँ पे 0 आ गया है. और in the fourth PF account, this member is having this much of fund. Now friends, what we have to do is, ये जितने भी इसके पास्ट के PF अकाउंट्स दिख रहे हैं उन सब का फंड हमें ट्रांसफ़र करके इसके करंट PF अकाउंट में लाना है, जो कि और जो करंट PF अकाउंट है दैट वी कैन सी विच इज़ द वेरी फर्स्ट अकाउंट, जो सबसे टॉप पे दिख रहा है ये इसका करंट PF अकाउंट है. तो सेकंड एंड फोर्थ PF अकाउंट में अभी भी फंड है, जो कि हमने देखा. ये फोर्थ अकाउंट है, इसमें भी फंड है, और ये सेकंड अकाउंट है, इसमें भी मेंबर का फंड है. तो इन दोनों को हमें ट्रांसफ़र करना है. नाउ जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इनका भी बैलेंस यहाँ पर 0 ही दिखना चाहिए. ये सारा फंड पहले यानी कि करंट अकाउंट में आ जाएगा और यहाँ पर 0 ही दिखेगा, जैसा कि अभी थर्ड वाले अकाउंट में शो हो रहा है. सो नाउ लेट्स गो बैक टू अवर PF यूनिफाइड पोर्टल मेंबर अकाउंट. और फंड ट्रांसफ़र को इनिशिएट करने के लिए हमें जाना होगा मेंबर के ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में. यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे. वी विल गेट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें जाना है सेकंड ऑप्शन पे, जो कि है वन मेंबर
वन EPF अकाउंट ये ट्रांसफ़र के लिए होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव गॉट दिस इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंबर का पर्सनल डिटेल के साथ साथ मेंबर के करंट ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल भी आ रहा है। उसके अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये चूज़ करना है कि ये जो आप रिक्वेस्ट रेज करने वाले हैं फ़ंड ट्रांसफ़र का, वो आप किससे अप्रूव कराना चाहेंगे, प्रीवियस एम्प्लॉयर से या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। सो हियर वी विल चूज़ प्रेजेंट एम्प्लॉयर। उसके बाद आपको वो UN नंबर यहाँ पे पुट करना है जिससे लिंक्ड PF अकाउंट के फ़ंड को आपको ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं and we will click on get details. So friends, now get detail पे क्लिक करने के बाद आपको establishment का डिटेल्स देखने के ऑप्शंस दिखने लगेंगे। यहाँ पर select establishment का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए क्लिक करते हैं, we will get 2 organizations here। जैसा कि अभी हमने देखा था, 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र हमें करना है और यहाँ पर वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस शो हो रहे हैं। हम पहले ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे और वो यहाँ पर नीचे ओपन हो जाएगा। नाउ हम दूसरे एस्टैब्लिशमेंट पे क्लिक करेंगे और वो भी नीचे यहाँ पर ओपन हो चुका है। नाउ फ्रेंड्स, हमें क्योंकि इन एस्टैब्लिशमेंट्स के फ़ंड को ट्रांसफ़र करवाना है तो हम यहाँ पर ये जो टिक का ऑप्शन है इस पे हम टिक करेंगे और नीचे जाने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे। ये OTP उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो मोबाइल नंबर इस UN के साथ लिंक्ड है। सो व्हेन वी विल क्लिक ऑन गेट OTP, द नंबर विल कम ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो अभी हमने देखा यहाँ पर स्क्रीन में आ रहा है OTP सेंट सक्सेसफुली, यानी कि OTP उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर PF की तरफ से सेंट हो चुका है। नाउ वी हैव टू एंटर द OTP here and we will click on submit. Alright, now we can see the claim has been submitted. यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स आ रहा है, ट्रैकिंग ID दी गई है, प्रीवियस अकाउंट नंबर्स दिए गए हैं जिसका कि फ़ंड ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, प्रेजेंट अकाउंट नंबर जिसमें कि ट्रांसफ़र होने के बाद ये पैसे आएंगे वो दिया गया है, एंड हमने किससे अटेस्टेशन कराना है वो दिया है। वी हैव चोज़न प्रेजेंट एम्प्लॉयर से हम कराना चाहते हैं तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर का डिटेल यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म 13 है जो कि PDF फॉर्मेट में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। ये PDF फॉर्मेट डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे मेंबर्स का सारा डिटेल दिया हुआ है, मेंबर्स के प्रीवियस PF अकाउंट्स का डिटेल दिया गया है और साथ में उस कंपनी का भी डिटेल मेंशन है जिसमें वो मेंबर अभी काम कर रहा है और जहाँ पे वो अपने फ़ंड ट्रांसफ़र को लेना चाहता। वंस द एम्प्लॉयर विल अप्रूव इट, तो ये PF ऑफिस के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा और जब PF ऑफिस इसे अप्रूव कर देगा तो ये मेंबर के पासबुक में शो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ दिनों के बाद देखना है स्टेटस, तो आप जा सकते हैं स्टेटस चेक करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑन ट्रैक क्लेम स्टेटस। So friends, now in order to check the status, we need to go to online services and we have to go to the track claim status. Here you can see what is the status of the request we have just made. So friends, here you can see that the request has been accepted by the employer and now it is pending at field office. In some time we will again see when the field office will finally approve it and the fund gets transferred to the members' PF. Few issues which is faced by employees during their PF transfer. दोस्तों, पहला इशू जो एम्प्लॉयज़ फेस करते हैं, कई बार एम्प्लॉयज़ के 2 UN नंबर हो जाते हैं। ऐसा तब हो जाता है जब वो एक कंपनी ज्वाइन करते हैं जहाँ पर उनका पिछला UN नंबर यूज़ नहीं होता है और नया UN नंबर क्रिएट हो जाता है। जो नया UN नंबर होता है वो तो KYC उसका कंप्लीट होता है, यानी वो आधार से लिंक्ड होता है, और पुराना UN नंबर आधार से लिंक्ड नहीं हो पाता।
ऐसे कंडीशन में पुराने यूएन नंबर से नए यूएन नंबर में फ़ंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो ऐसे में पिछले यूएन नंबर जो कि आधार से लिंक्ड नहीं है, उससे फ़ंड नए यूएन नंबर में आप ऑफलाइन मोड में ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे, यानी कि आपको फॉर्म 13 यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्म 13 को फिल करके आप या तो प्रीवियस एम्प्लॉयर को या फिर करंट एम्प्लॉयर को सबमिट कर सकते हैं, और प्रीवियस या करंट एम्प्लॉयर जब उसको अप्रूव कर देता है तो वो फ़ंड जो है ऑटोमेटिकली पुराने मेंबर आईडी से नए मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर एक ट्रस्ट है या फिर करंट एम्प्लॉयर एक ट्रस्ट है, तो ऐसे कंडीशन में फॉर्म 13 आपको दोनों एम्प्लॉयर्स को सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेरी है वो ये है कि जब आप एक एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट को छोड़कर एक अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र क्लेम कैसे फाइल होगा। तो दोस्तों, इस केस में आपको ऑफलाइन मोड के ज़रिए ट्रांसफ़र क्लेम फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फॉर्म 13 फिल करना पड़ेगा, जो कि आप प्रीवियस और करंट दोनों एम्प्लॉयर को सबमिट करेंगे। आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर एक एनेक्शर के प्रिपेयर करेगा। एनेक्शर के पीएफ कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपके कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का पूरा डिटेल मेंशन होगा। एनेक्शर के को आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय पोर्टल पर अपलोड करेगा, और इसी के अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए ईपीएफओ को ये फ़ंड पे कर देगा। और ईपीएफओ के बाद जब ये पेमेंट आ जाएगा तो ईपीएफओ आपके पासबुक में इसका क्रेडिट शो करना शुरू कर देगा। इस तरीके से आपका फ़ंड एक एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट से एक अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू ऑफलाइन मोड। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेरी जो एम्प्लॉय की आती है वो ये है कि जब हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो हम ये कैसे पता करें कि हमारा पास्ट एम्प्लॉयर या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर एक ट्रस्ट है, यानी एग्जेम्प्टेड है या अनएग्जेम्प्टेड है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली जाना है epfindia.gov.in पे। वहाँ पर आप जाएंगे आवर सर्विसेज पे, और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे एम्प्लॉयर पे। वहाँ पे जाने के बाद आपको इस्टेब्लिशमेंट सर्च का एक ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर आपको अपने इस्टेब्लिशमेंट का, यानी कि चाहे वो पास्ट हो या करंट हो, हर एक इस्टेब्लिशमेंट का एक आईडी होता है। आपको वो आईडी वहाँ पर पुट कर देना है, और ईपीएफ का पोर्टल आपको ये शो कर देगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड है या अनएग्जेम्प्टेड है। दोस्तों, नेक्स्ट जो एम्प्लॉई का एक क्वेरी आता है वो ये है कि हमने जब पीएफ ट्रांसफ़र कराया तो हमारा पीएफ का फ़ंड तो ट्रांसफ़र हो गया, बट पेंशन का फ़ंड अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो प्रीवियस मेंबर आईडी में ही शो हो रहा है। तो दोस्तों, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपको मंथली पेंशन प्रोवाइड करना। और जैसा कि हमने देखा है, मंथली पेंशन आपको तभी मिलेगा जब आपका पीएफ के साथ जो मेंबरशिप है वो 10 ईयर्स की हो जाती है। तो जब भी आप पीएफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑब्वियसली आपका केवल पीएफ का फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, आपका पेंशन का फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं होगा, और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका सर्विस ज़रूर ट्रांसफ़र हो जाता है, और इन फ्यूचर आपको मंथली पेंशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपने कभी भी पीएफ ट्रांसफ़र कराया और आपका पीएफ का फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया और पेंशन का फ़ंड अभी भी प्रीवियस मेंबर आईडी में शो हो रहा है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मंथली पेंशन मिलेगा अगर आपकी सर्विस ड्यूरेशन 10 ईयर्स की कंप्लीट हो जाती है एज अ मेंबर ऑफ पीएफ। दोस्तों, नेक्स्ट जो एम्प्लॉइज़ की एक क्वेरी आती है वो ये है कि जब भी वो पीएफ ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट नॉट मेंशन का एरर आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप एक कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट होता है उसे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना होता है अपने पीएफ पोर्टल पे, जो कि आपके एम्प्लॉय पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट होता है आपके सर्विस हिस्ट्री में। तो अगर आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने या प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट ने ये डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं किया है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए और डेट ऑफ एग्जिट आपको अपडेट कराना पड़ेगा। इन केस अगर प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट ऐसा नहीं करता है तो एज अ मेंबर आप भी अपने मेंबर पोर्टल पे जाकर लॉगिन कर मैनेज सेक्शन में जाकर वहाँ पे मार्क एग्जिट का एक सेक्शन होता है, वहाँ पर आप अपना डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जिट कोई भी डेट हो सकता है आपके लास्ट मंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन का, यानी कि समझ लीजिए आपका लास्ट मंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन जनवरी है तो जनवरी के किसी भी डेट को आप डेट ऑफ एग्जिट के तौर पे वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो एम्प्लॉइज़ की क्वेरी आती है वो ये है कि ट्रांसफ़र क्लेम हमें कब इनिशिएट करना चाहिए, यानी कि ट्रांसफ़र क्लेम
कब हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपने एक कंपनी को स्विच किया, आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आप ट्रांसफ़र क्लेम तभी पिछली कंपनी से नई कंपनी में प्रोसेस कर सकते हैं जब आपकी जो न्यू कंपनी है, जो लेटेस्ट कंपनी है, उसने कम से कम आपके 1 मंथ का कंट्रीब्यूशन सबमिट कर दिया हो। तो आप अपना पासबुक चेक कर सकते हैं, उसमें जब आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट मंथ का कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो चुका है आपके पासबुक में, देन यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र क्लेम। फ्रेंड्स, एक डाउट रहता है एम्प्लॉयज़ के माइंड में कि क्या हमें फॉर्म 13 का प्रिंट आउट सबमिट करना ज़रूरी है। सो इस पर मैं बताना चाहूँगा, ऑल्दो इंस्ट्रक्शंस में ये मेंशन है कि फॉर्म 13 का प्रिंट आउट लेकर एम्प्लॉय को उसे साइन करके अपने प्रीवियस या करंट एम्प्लॉयर जिसके पास भी उसे अप्रूवल के लिए भेजना है, उनके पास सबमिट कराना होता है। बट फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। दोस्तों, नेक्स्ट इशू की अगर हम बात करें तो कई एम्प्लॉयज़ का ये कंसर्न रहता है कि उनका प्रीवियस एम्प्लॉयर उनका पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कर रहा, इट इज़ शोइंग पेंडिंग एट देयर एंड। सो फ्रेंड्स, इस पे मैं आप कहना चाहूँगा कि जो पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है, आई विल एडवाइज़ यू ऑल कि हमेशा आप अपने करंट एम्प्लॉयर को चूज़ करें फॉर द अप्रूवल, बिकॉज यू कैन ईजिली फॉलो अप एंड गेट इट डन। लेकिन अगर आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को चूज़ कर लिया है और वो अभी भी पेंडिंग है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि यू कैन फाइल अ ग्रीवांस ऑन ईपीएफ पोर्टल और आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को उसका एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि आपने एक इस तरीके का ग्रीवांस फाइल किया है। आई होप कि इसे देखने के बाद वो जल्दी ही आपका अप्रूवल कर देगा। फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट इशू पे चलें तो कई एम्प्लॉयज़ का ये कंसर्न रहता है कि हमारा पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट तो अप्रूव हो गया, बट अभी तक हमारा जो अमाउंट है दैट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। सो इस पे मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, जो ईपीएफओ होता है वो आपका पासबुक ईयर में एक बार अपडेट करता है। अगर आपका पासबुक अपडेट हो चुका है लेकिन फिर भी जो आपका फ़ंड था वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, देन यू कैन डेफिनेटली डू द इंक्वायरी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पासबुक अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका ईयरली इंटरेस्ट आ गया है। अगर आपका ईयरली इंटरेस्ट आ गया लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो ट्रांसफ़र वाला फ़ंड था वो क्रेडिट नहीं हुआ है, वो शो नहीं हो रहा है, तो आप इसके ऊपर इंक्वायरी कर लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट भी अभी तक नहीं आया, इसका मतलब है जब इंटरेस्ट अपडेट होगा तो उसके साथ साथ फ़ंड भी अपडेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इश्यूज़ थे जो नॉर्मली एम्प्लॉयज़ के माइंड में रहते हैं, जो मेरे पास भी इस तरीके के क्वेरीज़ आते रहते हैं। सो आई हैव ट्राइड टू गिव द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू यू। अगर इसके अलावा भी कोई और इश्यूज़ हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। आई विल गिव यू द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो पीएफ ट्रांसफ़र को लेकर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, आपके बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो चुके होंगे। इन केस आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। एंड आई होप यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर नहीं तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी नए वीडियो में रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।